पगड़ी संभाल जट्टा, ये नारा उठा था 1907 में, जब अंग्रेज सरकार के 3 दमनकारी कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान उठ खड़े हुए और उन्होंने जीत को हासिल किया। उसी पगड़ी को उछालने का इल्ज़ाम लगा है उन फ्लाइट्स में जिनमें अवैध प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में थे उन्हें डिपोर्ट करके हिंदुस्तान लाया जा रहा है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो दूसरी फ़्लाइट लैंड की है इंडिया में, अमृतसर में जो लैंड की थी, उसमें कम से कम एक व्यक्ति का ऐसा कहना है, वो अपनी आपबीती बता रहे हैं, वो सिख पंथ को मानने वाले हैं। उनका कहना है कि उनका मान, उनकी पगड़ी जो थी उतार कर डस्टबिन में फेंक दी गई। तो हम इसी बहाने आपको, भूपिंदर और मैं, ये बताने की कोशिश करेंगे कि सिख पंथ और भारतीय परंपराएं जो हैं, खासकर उत्तर भारत की, उसमें पगड़ी का स्थान क्या है। और ये जो पूरा फियास्को चल रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संसद में भरोसा दिला चुके हैं कि ठीक है, जो अवैध तरीके से वहाँ गए हैं उनको वापस तो अमेरिका भेजेगा ही, और उसके लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, 2012 से चली आ रही है। लेकिन डिग्निटी का हम ध्यान रखेंगे और इस बात को यूएस के साथ रेस किया जाएगा। तो जब बात को रेस किया गया तो फिर वहाँ से सरदारों की पगड़ी उछालने तक ये बात कैसे पहुँची, ये सारी चर्चा होगी। भूपिंदर और मैं आपका स्वागत कर रहे हैं। भूपी, ये सेकंड फ्लाइट वाला जो इंसिडेंट है, पहले थोड़ा उसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जो सेकंड फ्लाइट का इंसिडेंट है उसमें सबसे पहले ये मुद्दा उछलकर सामने आया कि पगड़ियाँ जो है वो सिखों के सर पे नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके बाद इस चीज़ को लेकर रोष शुरू हो गया कि आखिर ये किस तरह की डिपोटेशन है जिसमें एक तरह से, क्योंकि जो सिख धर्म है उसमें पगड़ी सुप्रीम है, और अगर उनके सरों से पगड़ियाँ उतार ली गई तो वो क्या सिचुएशन रही होगी जिस सिचुएशन में ऐसा हुआ। तो हम लोग जब मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं तो एक जतिंदर सिंह है जो अमृतसर के रहने वाले हैं, उनका ये बयान हमको मिलता है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है। जतिंदर लगभग 23-24 साल के युवा लड़के हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है यूएस से, क्योंकि वो भी वहाँ पर अवैध प्रवासी थे। तो जतिंदर उस इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि उनकी जो पगड़ियाँ हैं निखिल, वो उतरवा दी गई। यानी कि उतरवाना भी शब्द छोटा है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इस बात को लेकर अपनी नाराज़गी जताई कि आप हमारी पगड़ी क्यों उतार रहे हैं, तो जो यूएस अथॉरिटीज़ थी उनका ये कहना है कि ये हमारे कानून में नहीं आता, वो पगड़ी उतारते हैं और बकौल जतिंदर सिंह उनकी पगड़ी को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो वो जो चीज़ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोष पैदा करने वाली है पंजाबी सोसाइटी में भी और एज ए इंडियन भी, क्योंकि आप अगर उनको डिपोर्ट कर भी रहे हैं तो डिपोर्टेशन की भी एक मर्यादा होती है, ठीक है ना, और होनी भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है उसमें कि जब आप डिपोर्ट कर रहे हैं तब भी एक मानवाधिकार है हर इंसान के, आप डिपोर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो धार्मिक चिन्ह है उनको उनका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब उनका, मैं इस बात को, जैसे मैंने देखा कि जो यूएस ऑफिशियल्स थे उनके हवाले से कहा गया, भाई उनका था कि कल को आप फांसी चढ़ जाओ इससे, बिल्कुल, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो मैं अमेरिकन से ये एक्सपेक्ट तो नहीं करता, ठीक है, उनका एक वो कंसर्न था कि वो इतना समझे, लेकिन फॉर अ सरदार और फॉर अ सिख फॉर दैट मैटर और फॉर एन इंडियन, उसकी पगड़ी उतारना पब्लिकली, या 2 लोग भी उसको देख रहे हैं या अकेले में भी आप एक सरदार की पगड़ी उतारोगे, वो ह्यूमिलेशन आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उस आदमी ने क्या फील किया है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और है कि सिर्फ पगड़ी तो एक सुप्रीम मुद्दा रहा ही है, इसके अलावा बेड़ियों में बांध देना लोगों को, ठीक है ना। जबकि हमने डिपोर्टेशन देखे कई मुल्कों में, जरूरी नहीं है कि वो बेड़ियों में ही बांधकर लोगों को वापस मुल्कों में भेजा गया हो, उनको बिना बेड़ियों के भी सम्मानजनक रूप से भेजा जा सकता था, क्योंकि दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ठीक है ना। उन्होंने एक ऐसा रूट चुना जो अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। इसको हमें डाइसेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में जब आप उनके जैसे जतिंदर सिंह की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि 36 घंटे उनको बेड़ियों में रखा गया, ठीक है। और एक और जो वहाँ से आने वाले नागरिक थे जो हिंदुस्तानी, उनका बयान ये आता है कि 66 घंटे की फ्लाइट थी जिसमें उनको बेड़ियों में जकड़ा गया, खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा था। सोचिए 66 घंटे की वॉशरूम नहीं जाने देते, वॉशरूम जाने नहीं दे रहे थे, और एक बार जाने दिया तो वो भी बेड़ी में। बिल्कुल। और उनका ये कहना था कि अगर कोई अंगड़ाई लेने के लिए भी उठ रहा था, क्योंकि शरीर जकड़ जाता है इतनी लंबी फ्लाइट्स में, उनको बैठाकर रखा गया फ्लाइट के अंदर जब तक फ्लाइट उड़ी नहीं, और उसके बाद उड़ने के बाद भी, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट होती है लगभग 22 से 24 घंटे की, उस दौरान भी उनको उठने तक नहीं दिया जा रहा था। और अगर वो उठते थे तो उसके लिए डिसेंट आता था सामने से कि आराम से बैठिए, आपको कहीं जाने की
की इजाज़त नहीं है। तो ये कुछ वैसा मसला है कि आपने जैसे एबडक्ट कर लिया है लोगों को, तो वो जो रोष है वो पगड़ी के साथ साथ बेड़ियों में जकड़े जाने का भी, प्लस उनके साथ काफ़ी अमानवीय व्यवहार जो हुआ है। जैसे जतिंदर सिंह का ये भी कहना है कि वहाँ पर एयर कंडीशनर्स का तापमान जो है वो कम कर दिया गया, और जिससे ठंड जो है वो और बढ़ी और उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनको ब्लैंकेट्स तक नहीं दिए गए थे, उनको प्लास्टिक शीट दी गई थी ड्यूरिंग द जो इनको जब लाया जा रहा था, और ठंड की वजह से उस प्लास्टिक शीट में उनके लिए वो वक्त काटना बहुत टफ हो चुका था। थर्मल ब्लैंकेट जो देते हैं। तो वैसे ये नहीं है कि सबके साथ ही हो रहा है। देखिए भूपेंद्र, हमारे यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी, जब पहला प्लेन आया बिल्कुल, और उसकी जो पहला जत्था आता है 5 फरवरी को, उसके बाद इंडिया में एक बड़ा भूचाल आता है कि भाई आपने इस तरह जकड़ के क्यों आप इनको लेके आए हैं, लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, इनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ये बातें आई। उसके बाद में पार्लियामेंट में डॉक्टर जयशंकर खड़े हुए, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए जिस आदमी ने गलती की है वो डिपोर्ट तो होगा, लेकिन डिग्निटी वाला चीज हम रेस करने जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स तभी भी कोट किए गए थे। जो एग्जाम्पल्स कोट किए गए वो ये थे कि कई देशों ने मना किया कि इस तरह से हमारे सिटीजन्स को आप मिलिट्री फ्लाइट्स में जकड़ के आप नहीं भेज सकते। मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। मेक्सिको छोटा सा देश है, इंडिया से छोटा, उन्होंने मिलिट्री प्लेन को लौटाया, वो चार्टर प्लेन भेज रहे हैं। और जब पहली बार भी आ रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, उन्होंने फ्लाइट को लैंड कराया, अपने बंदों को खोला और वो फिर आए हैं। कोलंबिया छोटा सा देश, उसने वहां की मिलिट्री फ्लाइट्स को घुसने ही नहीं दिया। ब्राजील ने कहा, अच्छा माफ कीजिए मैं मेक्सिको के बारे में बता रहा था, ये ब्राजील ने किया था। ब्राजील ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है, उन्होंने फ्लाइट को लैंड कराया, उन लोगों की बेड़ियां खोली, दूसरे प्लेन में बिठा के वो लेके आए। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए कि अभी तक के इंडियन वहां पे सिटीजन लाखों में है, अवैध प्रवासी, चाइनीज सिटीजन भी लाखों की संख्या में अवैध। अमेरिका की हिम्मत अभी तक के नहीं हुई है कि वो चाइना के एक प्लेन भर के वो चाइना भेज दें। इसी तरह से बेड़ी के साथ, बेड़ी के बिना एक भी बार नहीं। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं मुल्क को कि देखिए आएंगे लेकिन हम डिग्निटी का सवाल उठाएंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है। प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद में जो सवाल पूछे जाते हैं माइग्रेंट्स को लेकर, उसमें प्राइम मिनिस्टर भरोसा दिलाते हैं कि ये वो लोग हैं जो किसी वजह से वहां पे गए थे, एक क्रिमिनल सिंडिकेट की वजह से ये लोग फंस गए बेचारे, है ना, कबूतरबाजी में। और इस पर हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलके, अमेरिका की सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। डिग्निटी वाली चीज मैं मान के चल रहा हूं, बात हुई होगी उनके यूएस काउंटर पार्ट के साथ में प्राइम मिनिस्टर की, या जो डेलीगेशन गया था, लेकिन पब्लिक जो इंफॉर्मेशन बाहर आई उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स था उस पर लेकर के कोई जानकारी आई नहीं, अभी नहीं आई। तो यह बात आपने की है या नहीं की है, या उस बात पर जो एक्शन हुआ है वो तो हमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भाई, अगर सरदारों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, और मैं बार बार मैं कह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट, अमेरिकन इसको कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया उनको क्योंकि नहीं पता, उन्हें सिख धर्म नहीं पता, उन्हें ना पगड़ी का मान भी पता है। बिल्कुल। लेकिन इंडियंस कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है अमेरिकन को नहीं पता होगा, मैं इस चीज से राब्ता नहीं रखता हूं। पंजाबीज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में फैले हैं, और उन्होंने सिर्फ अपना गुजारा नहीं किया ऐसी कंट्री में, उन्होंने बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े किए हैं। बिल्कुल। और यही नहीं कि आपको ये भी हमें ये समझने की जरूरत है निखिल कि ये वही पंजाबी कौम है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती आई है हर कंट्री में। अगर आप पुरानी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो पहले क्या होता था, आप इंग्लैंड को अगर आप आधार बनाएं तो इंग्लैंड में एक वक्त ये चला कि स्कूलों में कोई भी पंजाबी पगड़ी पहन के नहीं आएगा, पगड़ियां बैन कर दी गई कि हमारा यहाँ का कल्चर नहीं है। उसके बाद जब ट्रैफिक रूल्स अलग अलग कंट्रीज में जाने शुरू हुए तब भी ये हुआ कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है तो पगड़ियां बैन कर दी जाएं कि आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि हेलमेट के बिना आप बाइक नहीं चला सकते, टू व्हीलर नहीं चला सकते। लेकिन सिख कम्युनिटी ने उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ रेज की, और यहाँ तक उस आवाज़ का असर ये रहा है कि इंग्लैंड में अब आप पगड़ी पहन के स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, इवन अमेरिका में भी कहीं भी। ठीक है, आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो अगर आपने पगड़ी पहनी हुई है तो आपको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन देशों ने, इंग्लैंड तक ने अपने रूल्स में बदलाव किया है, तो ऐसा नहीं कह पाएंगे कि उनको नहीं पता इस कल्चर के बारे में। पता होने के बावजूद अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है एज अ इंडियन प्लस एज अ पंजाबी सिख कम्युनिटी, कि लोगों को इस तरीके से उन्होंने डिपोर्ट किया, बेड़ियों में बांध के और पगड़ी लगा के। तो ये जो मसला है इस पे हो सकता है कि एक डिप्लोमेटिक बातचीत का एक शुरू होना चाहिए इंडिया की तरफ से, जिसमें एटलीस्ट अमेरिका को ये चीज़ बताई जाए कि बेशक डिपोर्ट करना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग,
वो अगर आपके लॉ में है आप वैसा करिए, लेकिन हर आदमी के एक मानवाधिकार है, उन मानवाधिकारों का हनन होना नहीं चाहिए। तो धार्मिक चिन्हों की ये जो बेअदबी है उसको लेकर एटलीस्ट इंडिया को जो है अपनी तरफ से डिसेंट दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब किसी एक डिप्लोमेटिक लेवल पे इस चीज को रेज किया जाए, आप भेजो वापस, लेकिन डिग्निटी रखिए। और जो हमारे रिलीजियस हमारी प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग धर्मों की, बिल्कुल, उनका भी ध्यान रखा जाए। मैं कह रहा था भूपेंद्र, सिंस हम पंजाब की बात कर ही रहे हैं, तो पंजाब में भगवंत मान कुछ फ्लाइट्स को रिसीव करने खुद वो गए, और कुछ जगह उन्होंने एनआरआई मामलों के जो मंत्री हैं पंजाब में होते हैं, जी जी, उनको उन्होंने भेजा। बिल्कुल। लेकिन साथ में भगवंत मान उस चीज को रेस कर रहे हैं कि सारे प्लेन्स अमृतसर क्यों आ रहे हैं। वो बीच में उन्होंने एक बाइट भी दी थी कि भाई अगर यहाँ धुंध आ जाएगी तब जयपुर भेजोगे, तब दिल्ली भेजोगे। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं दो चीजें हैं, मैं अगर ऐड करूं, पंजाब और हरियाणा ये दो स्टेट्स हैं जिनके सबसे ज्यादा लोग जो है वो डिपोर्ट किए गए। गुजरात 3, गुजरात मान लेते हैं तीसरा अगर हम बात करें, लेकिन भेजा एक ही जगह गया। तो जहां की अब इसमें देखिए प्लेन कहाँ लैंड करेगा वो अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, वो तो इंडिया को डिसाइड करना है। तो ये आप डीजीसीए की बात कर ले या इंडियन अथॉरिटीज की बात कर ले, तो ये उनकी तरफ से लिया गया कॉल होगा कि प्लेन कहाँ पर लैंड करेगा। हालांकि भगवंत मान की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं जायज हो सकती है, क्योंकि पंजाब में आने वाले 2 साल में फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं और उनको ये सुनना पड़ेगा वही कि प्लेन आते थे, हाँ, यहाँ अमृतसर में उतरते थे, इतने लोग बाहर आते थे, बेड़ी थी, पगड़ी उछली थी। ये क्योंकि होगा क्या, पब्लिक मेमोरी जो है ना वो उस विजुअल को उसका जवाब मांगेगी भगवंत मान से, बिल्कुल, कि भाई आपके रहते हुआ था, ये हुआ, चाहे वो डिपार्टमेंट किसी का भी हो। बिल्कुल। हालांकि इस चीज में काउंटर रहेगा भगवंत मान की तरफ से भी, या कहे आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की तरफ से भी, कि इसमें उनका लेना देना नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा लेना देना है, बिकॉज दे विल डिसाइड वेयर टू लैंड द प्लेन। लेकिन मेन बात यही है कि जो मेमोरी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है पब्लिक की, तो उनको वही विजुअल याद रहने वाला है कि सिख आए थे, पगड़ियां नहीं थी सर पे, और वो हुआ कहाँ, पंजाब के अमृतसर में, और कौन था सीएम, भगवंत मान। तो ये जो चीजें हैं कहीं वो ना कहीं ऑकवर्ड बना देगी, हाँ, उनको ऑकवर्ड बना देगी। अच्छा, एक चीज जो गलती और हुई है, जो आप बता भी रहे थे कि पहले बेड़ियां खोली गई, जो भी आप कंट्री की बात कर रहे हैं, फिर लोगों को उतारा गया। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होंडुरास, हाँ, होंडुरास मुझे अभिषेक ने भेजा है। बिल्कुल, होंडुरास के विदेश मंत्री हैं एनरिके रीना जी, वो पहुंचे हुए थे जब पहली बार उनके होंडुरास में जब वो फ्लाइट्स लैंड करती हैं, बिल्कुल, वहां पे ना किसी, और जब उतरे हैं प्लेन से, यानी होंडुरास ने इंश्योर कराया कि फ्लाइट में से उतरते हुए ये सब नहीं होगा। और यहाँ तो ना बेड़ियां थी, ना शैकल्स थे, हथकड़ियां नहीं थी, और उतरते ही उनको कॉफी और हॉट मील्स, तो खाना वगैरह तो भगवंत मान ने भी वहां अरेंज करवाया था। लेकिन उतरते हुए के वो विजुअल्स हैं जिसमें हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो हथकड़ियां लगों के विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें हथकड़ियां लगी हुई हैं। इवन जो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यहां तक कह रहा है कि जब उसको प्लेन से उतरने के बाद अपना लगेज मिला, तब उसने अपना लगेज खोल के परना निकाला। पंजाबी में परना इज लाइक अ छोटा गमछा टाइप कपड़ा, उसने फिर बांधा, जो बांधा जाता है, तो उसने अपना सर तब बांधा। तो ये जब मैं उस शख्स की आप बीती सुन रहा था या पढ़ रहा था, तो मेरे लिए एज अ पंजाबी ये चीज डाइजेस्ट करना टफ हो रही थी कि उसको सीढ़ियां उतरने से लेकर अपना लगेज भारी पड़ा होगा वो। सरकार की तरफ से क्या एक बार भी वो चीज ऑफर नहीं की गई कि भाई तुम्हारे सर पे पगड़ी नहीं है, ये लो। मतलब जबकि ये तो पंजाबी कल्चर है, लोग कहीं से भी जुगाड़ के सर ढकेंगे। अच्छा, सिख पंथ में पगड़ी का थोड़ा स्थान अब एक्सप्लेन, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो उनको पता है कि सरदार पगड़ी लगाते हैं, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता, उनको लगता है कि दिस इज अ हेडगियर। हेडगियर है, पर सिर्फ उतनी बात नहीं है। देखिए मतलब पगड़ी का जो कल्चर है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन सिख धर्म में जो पगड़ी का कल्चर आप देखेंगे वो आपको दिखता है जब सिख धर्म की स्थापना होती है, ठीक है। तो उस सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है, 1699, ठीक है ना, वो साल था जब आनंदपुर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पगड़ी मतलब एक तरह से अमृत छकाया 5 प्यारों को। उसके बाद उन्होंने सिखों के लिए एक तरह से नियम तय किए कि एक जो गुरु का सिख होगा वो क्या क्या चीजें करेगा। तो उसमें 5 ककार थे, कड़ा, कच्छा, करपान, ठीक है, केश हो गया, कंघा हो गया, तो ये 5 चीजें थी। तो यानी कि अगर गुरु का सिख है तो वो केश रखेगा,
केश के साथ कंघा होता है वो संवारने रखेगा, का। ठीक है ना, संवारने का, कि वो ऐसे नहीं कि किसी भी तरह से सच संवर कर, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो केश होंगे, कंघा होगा, कड़ा होगा, जो एज अ पंजाबी मैंने भी पहन रखा है क्योंकि ये कल्चर है हमारा। तो कड़े के बाद आता है कच्छा, जो लंबी निक्कर होती है, और किरपान जो आपने साइड में टांगी होती है। जो आपने देखा होगा कभी अमृतधारी जो सिख होते हैं, उन्होंने किरपान मतलब एक तरह से गुरु को समर्पित करते हुए अपने धर्म के लिए एक किरपान पहनी होती है। तो ये टोटल 5 चीजें होती है जो पहनी जाती हैं। उस वक्त जब सिख धर्म की स्थापना हुई थी तो इतिहास ये कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उस सिख पंथ की स्थापना करते हुए जो 5 प्यारे थे उनको अमृत छकाया, और जो उनको वस्त्र भेंट किए उसमें पगड़ी भी थी। और पगड़ी ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं बांधी जाती थी, मतलब हमारा अगर हम मिडिलीवल हिस्ट्री देखेंगे या उससे पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो जो ऊंची जातियां होती थी, राजपूत होते थे, ये सब पगड़ी पहनते थे, मूछें रखते थे, दाढ़ी, तो वो चीज़ें रहती थी। लेकिन जो एक तरह से निचली जातियां होती थी उनके लिए ये करना मना होता था एक तरह से, या एक तरह से हाँ, मतलब उनको बांट दिया गया था कि आप ये काम नहीं करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कितनी जगह हैं जहां पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, पुलिस जाती है। तो ये चीज़ें थी डिस्क्रिमिनेशन की। लेकिन सिख धर्म की स्थापना के वक्त इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया। जो गुरु का सिख है, अमृत छकेगा, वो पगड़ी पहनेगा, ठीक है। तो पगड़ी का इतिहास वहां से शुरू होता है। सबको बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया, पगड़ी के साथ बराबर हो गए वो लोग। तो ये जो पगड़ी का इतिहास है वहां से चलकर आता है, जो 5 ककारों के साथ पगड़ी बांधी जाती है। तो यही वो पगड़ी है जिसको लेकर मतलब सिख बहुत ज़्यादा एक तरह से इमोशनल रहते हैं। और एक सिख की पगड़ी उतरने का मतलब है कि उसकी इज्जत उतर जाना, उनके लिए ये है, उनके धर्म की बदनामी होना, ये उनके लिए बहुत बुरी चीज़ है और वो इसको बहुत इमोशनली लेते हैं। तो अगर पगड़ी एक ही सिचुएशन में सिख अपने सर से उतारता है दुनिया के सामने, वो होता है जब वो किसी की मदद करता है, ठीक है। तो आपको कई ऐसे विजुअल्स मिलेंगे कि कहीं कोई रेप विक्टिम है तो एक सिख ने अपनी पगड़ी उतारी, दे दी। किसी की कोई चोट लगी है तो वो अपनी पगड़ी वो उसकी अपनी वो है कि मैं इस कपड़े का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा गुरूर है। तो सिखों के लिए पगड़ी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद एक गुरूर बन गई। और जो भी गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में शामिल होता था वो पगड़ी बांधता था, दस्तार सजाता था। और यही वो दस्तार है जिसके बारे में आपने शुरुआत में बोला, पगड़ी संभाल जट्टा। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसी इतिहास का हिस्सा है जो अभी तक बदस्तूर जारी है। तो पगड़ी बहुत ज़रूरी है, और पगड़ी के बिना एक तरह से जो पंजाबियत है वो झलकती नहीं है। और पगड़ी के साथ ही रौब है, पगड़ी के साथ ही गुरूर है, और पगड़ी ही वो चीज़ है जो एक पंजाबी को पंजाबी बनाती है। तो यही चीज़, इतनी ये चीज़ें हमने इसलिए अपने व्यूअर्स को बताई कि बहुत लोग ये पूछेंगे यार ठीक है वो फांसी वाली बात हो गई, या अमेरिकन्स को वो कॉन्टेक्स्ट पता है या नहीं पता है, लेकिन फॉर अ सिख वो चीज़ कैसी है, और वो ह्यूमिलेशन जो है, एक गलती आपसे हुई है, आप गलत तरीके से उस देश में घुसे थे, उसकी सज़ा ये नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, ये सिखों की तो बात हुई। उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो सिख जो पगड़ी बांधते हैं वैसा ये कल्चर हिंदू फैमिलीज का भी है, पंजाबी हिंदू फैमिलीज हो गई, बाकी हो गई। तो उनके लिए भी पगड़ी क्या है, आप नेक्स्ट जनरेशन को अपना सब सौंपना, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि कभी कोई किसी की डेथ होती है तो एक समारोह होता है जिसमें जैसे बोलते हैं रस्म पगड़ी। तो ये उन फैमिलीज में भी होता है जो सिख नहीं है, लेकिन उत्तर भारत से बिलोंग करती हैं ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा बेटा है, अगर बाप की मृत्यु हुई है तो वो एक पगड़ी सजाता है, दस्तार सजाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने बाप की जो आगे की लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारियां बड़ा होने के नाते वो निभाएगा। तो ये सिर्फ सिखों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है मामला, ये हिंदुओं के साथ भी, पंजाबी हिंदू परिवारों के साथ भी, तो इंडियन थिंग है ये। और ये जो चीज़ हम देख रहे हैं एज अ सिख, जो उनको दुख हो रहा होगा उतना ही दुख एज अ पंजाबी हिंदू मुझे भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ हम लोग बचपन से देखते आते हैं। हमारे घरों में तो ये कल्चर है कि अगर एक लड़का है घर का, 2-3 लड़के हैं, तो बड़े लड़के को पंजाबी सिख भी बनाते थे, कोई टाइम था। तो उनको केश रखवाए जाते थे ताकि, क्योंकि जब 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी तो उसमें जो 5 प्यारे बने थे, सबसे पहले जो प्रथा आज तक चली आ रही है, उसमें हिंदू परिवारों के भी लोग शामिल थे जिन्होंने उस वक्त पगड़ियां बांध के सिखिज्म को अपनाया। तो वो एक रिस्पेक्ट है गुरु के लिए, धर्म के लिए और हमारी जड़ों के लिए कि आज भी हिंदू परिवारों से लड़कों को वो पगड़ियां पहनाई जाती हैं।
तो ये मामला कोई छोटा नहीं है और मुझे लगता है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ेगा आने वाले वक्त में। और ये चीज़ जितनी ज़्यादा लिंगर ऑन सरकारें करेंगी उतना ही ज़्यादा ये बुरा इम्पैक्ट भी उनकी छवि पर डालेगा। एक तो भूपी आपने बताया ये पगड़ी वाला इशू जल्दी डाई डाउन नहीं करेगा जी, पंजाब में, अब ये बिल्कुल। चीज यहाँ से आगे बॉयल अप ही होगी, कम नहीं हो सकती। दूसरा एक और डेवलपमेंट आया है कि जो हम पंथक पॉलिटिक्स, एसजीपीसी और जो तख्त की पॉलिटिक्स डिस्कस करते आए हैं पिछले कुछ वीडियोस में, उसमें एक अपडेट आया है कि अब एसजीपीसी के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। देखिए हमने पहले भी एक लिंक इसमें डाल रहे हैं चर्चा की description थी, में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनको। तो उस चर्चा में भी हमने यही बात की थी कि किस तरह से हरप्रीत सिंह जो है उनको हटाया गया है, वो वन ऑफ द जत्थेदार थे, ठीक है ना। तो उनको जब हटाने के बाद ये पूरा श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ एक तरह से पूरा एक वो पब्लिक सेंटीमेंट हो गया था और इवन पंथक पॉलिटिक्स में भी कि ये गलत किया जा रहा है। तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आप पुराने वीडियो में समझ लेंगे। तो अब क्या हुआ है कि हम उस वीडियो में हमारी बात हुई थी कि जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, जो सबसे सुप्रीम तख्त है पंजाब में, वो रघबीर सिंह यानी रघबीर सिंह जी ने उस वक्त उस जो हरप्रीत सिंह जी का रेजिग्नेशन हुआ था उसको लेकर ये बात पब्लिक मंच से बोली थी कि अगर इनका इस्तीफा हरप्रीत सिंह जी का वापस नहीं लिया जाता है तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो ये अकाल तख्त के जत्थेदार की तरफ से कहने के लिए बहुत बड़ी बात थी और ये श्रोमणी अकाली दल की अपनी पंथक पॉलिटिक्स को इफेक्ट करने वाली बात थी। तो ऐसे में अब देखो स्केपगोट तो कोई ना कोई बनता है। तो एसजीपीसी जिसमें अकाली दल का बहुत बड़ा से है, तो उसके प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने अभी इस्तीफा दे दिया है टू शो रिस्पेक्ट टू ज्ञानी रघबीर सिंह, ठीक है, जो अकाल तख्त है। तो डायमेंशनल इस्तीफा हुआ है अभी ये जताने के लिए कि नहीं, मैं अपनी तरफ से इस्तीफा देता हूं अगर पंथ में किसी तरह की कोई नाराजगी चल रही है। तो ये अभी पंजाब में चीजें थमने वाली नहीं है। एक तरफ पगड़ियां निकाल कर लोगों को भेजा जा रहा है, सिखों को वापस पंजाब में अमृतसर में लैंड हो रही है उनकी फ्लाइट्स। एक तरफ जो पंजाब के सीएम हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि अमृतसर में ही क्यों उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी इस वक्त पार्टी है जो इस इशू को कैश कर सकती थी वो है अकाली दल, वो अपनी ही अंदरूनी पॉलिटिक्स में अभी उलझी पड़ी है। और अगर वो ये चीज बाहर भी लेकर आएंगे तो सबसे पहले काउंटर ये आएगा, पहले अपना देखो वहां पे क्या चल रहा है। आप जत्थेदारों की इस्तीफे ले रहे हैं, आपने अभी तक अपनी जो तनख्वाह की सजाएं हैं वो पूरी नहीं की है। तो यहाँ पे बहुत एक तरह से ना खिचड़ी बन चुकी है पंजाब में और रोज नई खबर है, रोज नया इशू है जिसपे सरकारों को, इवन पार्टियों को मुंह छुपाना पड़ रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अभी पंजाब और धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर और होंगी जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे पंजाब को लेकर। लेकिन एक चीज़ निखिल जिस पे हमको बात करने की ज़रूरत है वो ये भी है कि ये लड़के सिर्फ लाए नहीं गए हैं यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ गवाई एक चीज़ नहीं है कि इनको अमेरिका से वापस भेज दिया, इन्होंने अपना सब गवा दिया है। आप सोचिए कितने लड़के हैं पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के, कि जिनका ये कहना है कि उन्होंने 40-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए खर्चे हैं वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सोचिए उन्होंने, कई लड़कों के बयान है जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर की ज़मीन गिरवी रख दी। एक लड़का है जिसका बयान मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि उसने अपनी शादीशुदा बहनों के गहने गिरवी रख दिए। सोचिए कि जो गहना उसकी बहनों का था शादी के बाद वो तक गिरवी रख दिया कि उसको पहुंच जाए वो किसी तरह से, चाहे वो डंकी रूट के जरिए, चाहे ताकि वो फिर वो ठीक कर देगा इस सिचुएशन को। और हर कोई आदमी होप पे जी रहा होता है, ठीक है ना, उसको पता है कि वो पकड़ा गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अब जैसे हम लोग कई ऐसे बयान मीडिया में भी आ रहे हैं जो लड़के वापस आ रहे हैं, जैसे एक कर्नाटक का लड़का आकाश है, तो उसका मैं बयान पढ़ रहा था, उसका ये कहना था कि उसको ये बोला गया था कि वो उसको 26 तारीख को मैक्सिको से जाना था यूएस की तरफ, लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ क्या, बारिश की वजह से 27 को उसको भेजा गया और वो 27 को पकड़ा गया, ठीक है। तो वो एक दिन का जो गैप पड़ा उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मन में टीस हो गई। लेकिन इन लड़कों को जो एजेंट है वो ये कहकर भेज रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पकड़े भी गए वी विल बेल यू आउट, हम आपकी बेल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां का कानून ऐसा है, आप वहां पे एक बार घुस गए तो आप घुस गए, ठीक है ना, अपना फाड़ दीजिए पासपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। और आज के टाइम में ये वो सब लड़के हैं जो पछता रहे हैं पकड़े जाने के बाद, डिपोर्ट होने के बाद, कि इनके साथ एजेंटों ने किया क्या। एक तो ये दिक्कत है, और अभी तक भी जिस चीज पे कंक्रीट बात नहीं हो रही है वो ये कि वो एजेंटों की धरपकड़ कब होगी जिन एजेंटों ने इन्हें बाहर भेजा,
ठीक है ना, ऐसा नहीं है गलती सिर्फ एक तरफ से थी, ठीक है, गलती थी सबसे बड़ी कि आप इलीगल तरीके से किसी कंट्री में घुसना चाह रहे थे। दूसरी गलती उस शख्स ने की है जिसने आपकी उस घुसने की अर्ज का फायदा उठाया, पैसे भी कमाए लाखों में, और आपको अधर में छोड़ दिया कि आप अब लटके रहो, आप जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एजेंटों का क्या, इन लड़कों के पास उनके नंबर हैं। कितने लड़के हैं, चंडीगढ़ के एक लड़का है जिसके फादर एएसआई हैं, पंजाब पुलिस में है, उसका ये कहना है कि हम लोग केस लड़ेंगे एजेंट के खिलाफ। लेकिन इंडियन कानून में ऐसे लोग कैसे अभी तक भी सरवाइव कर पा रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अभी ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। ये इशू सबसे बड़ा है क्योंकि वो लोग जो निकलते हैं उनके जाने के दो कारण क्योंकि चेन किसको पड़नी चाहिए थी, इन एजेंटों को। बिल्कुल, और पड़ी है सिर्फ लड़कों को जो गए थे बाहर। इसमें आप ये देखिए ना, इसमें दो कारण है। मैं अगर पंजाब की साइकी बताऊं, पंजाब की साइकी में फॉरेन जाने के दो कारण है। ये बहुत जरूरी आप बता रहे हो ना, मैं बोलने ही वाला था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार ये सरदारों के पास पैसा बहुत है, जमीन बहुत है, ये इनको कनाडा का पासपोर्ट चाहिए, ऐसा खुशी खुशी कोई नहीं जाता। देखिए, मेरा ये मानना है कि पंजाब इज़ अ प्रॉस्परस स्टेट, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, लेकिन पंजाबियों की प्रॉस्पेरिटी का एक पैमाना है, आपको ये समझना पड़ेगा। उनको अगर कोई लड़का उनका 50,000 तनख्वाह कमा रहा होगा तो मुझे लगता है कि उसको वो बहुत मतलब अच्छी नज़र से सोसाइटी नहीं देखती कि यार ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाना इज़ वन ऑफ द की कारण जिसकी वजह से ये लड़के जाना चाहते हैं। दूसरा है ये जो पॉप स्टार पंजाबी कल्चर है, ठीक है ना, पिछले लड़के गए, वो वहाँ पर सेटल हुए हैं, वो वहाँ से पंजाब में आके बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और वहाँ पे वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं हमने नहीं देखी, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वही लाइफ दिखा रहे हैं। जबकि ऐसे भी वीडियोस आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई 2 रोटी कम खा लो, यहाँ मत आना, और इलीगल तो कभी मत आना। तो लेकिन चूज करने वाले पे डिपेंड करता है। तो बहुत से लड़के हैं पंजाब के जिनका सपना ही यही है, +2 करनी है, +2 करने के बाद अपना एक आइल्स का कोर्स करना है, अच्छे बैंड आते हैं तो बाहर जाना है, अच्छे बैंड नहीं आए तो हमको डंकी रूट से बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाना ही जाना है। तो ये जो एक साइकी है ये दो तरह से काम करती है। एक तो ऐसा नहीं है गरीबी नहीं है, लेकिन जिस आदमी के पास बेचने के लिए 70-80 लाख की करोड़ की जमीन है तो वो गरीब तो नहीं माना जाएगा कम से कम, लेकिन उनके लिए ये गरीबी टाइप ही है। ठीक है ना, प्रेशर है, प्रेशर है। मैं ना सोसाइटी मैंने क्या देखिए, गरीबी अमीरी और ये सबसे बड़ा सवाल ही लोगों के दिमाग में कि भाई जिसने 40 या 60 लाख रुपए एजेंट को दिए वो गरीब कैसे है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि वो आदमी प्रेशर में है ना, कि कुछ करके दिखाना है, हाँ, पैसा कमाना है और उसको वो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रही। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब ऐसा खुशी खुशी कौन जा रहा है? और ऐसा नहीं है, मैं इसमें भी ये एक चीज मैं और ऐड कर दूं, बहुत आसान है सरकारों पे उंगली उठाना, नौकरी नहीं है इसलिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप डंकी रूट से भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप आइल्स के अच्छे बैंड नहीं ला पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई में नंबर बुरे हैं, यानी कि आपके इतने नंबर बुरे हैं कि आपको कोई कंट्री ले नहीं रही है, ऊपर से आपकी किसी भी कंट्री में जाने की एक चॉइस है, जाऊंगा तो अमेरिका ही जाऊंगा, जाऊंगा तो कनाडा ही जाऊंगा। ये जो दिक्कत है, आप भी कहीं सेटल नहीं होना चाहते, आपको भी वही है कि अपने को जाना है तो इन्हीं कंट्रीज में जाना है। तो वो भी एक जो लालसा है, अच्छी लाइफ सबको चाहिए, ठीक है ना, चाहे कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला हो चाहे ना हो। इसमें जो एक चीज और अभी पहले काफी बात हुई इस चीज को, वो और एक चीज ये है कि जो अवैध नहीं जाना चाहता वो किस तरह से जा रहे हैं। पंजाब की अगर मैं आपको बात करूं तो वहां पे स्पाउस वीजा के जरिए लड़के जाना चाह रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि गरीब घरों की लड़कियां हैं जिनका फॉरेन में अच्छा सेटलमेंट हो सकता है और वो जाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ब्राइट होती है पढ़ने में, हाँ, और ब्राइट होती हैं, तो उनके पास लेकिन पैसा नहीं है फैमिलीज के पास लगाने के लिए। तो जो लड़के की फैमिली होती है वो एजेंट्स ही ऐसी लड़की उनको ढूंढवाते हैं, या कोई जानने में होती है उससे मिलवाया जाता है कि आप इसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दीजिए, यहाँ पहले शादी होगी, फिर वो लड़की वहाँ पहुँच जाएगी, पहुँचने के बाद वो आपके लड़के को स्पाउस वीज़ा पे बुला लेगी। तो कुछ लड़के गए भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसी खबरें भी है जिसमें लड़कों को लड़कियों ने वहाँ जाके फ़ोन अपने स्विच ऑफ किए, अपने फ़ोन उन्होंने बंद कर दिए, किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा, लड़का यहीं रह गया और लड़की वहाँ। अब इसमें कानूनी लड़ाई में पचड़ा क्या है कि जो हमारी धार्मिक शादियाँ हैं उनको वहाँ का कानून नहीं मानता, तो आप लड़ते रहिए केस, आप वहां जाके भी केस लड़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़की पहुंच गई। और ऐसे कितनी चीजें हुई हैं, ऐसी ही कितने लड़कों के साथ वजह बनी जिसमें से कईयों ने तो खुदकुशी कर ली, क्योंकि मसला वही है, प्राइड, कि यार अब मैं सोसाइटी में किसका मुंह लेके, कैसा मुंह लेके जाऊंगा, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा कि यार लड़की छोड़ गई,
ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी भी मुझे डर इसी बात का है, ये जो लड़के डिपोर्ट किए गए हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह का असर होगा और वो किस तरह से इस चीज़ को परस्यू करेंगे, क्योंकि समाज में उंगलियां उठाने वालों की कोई कमी नहीं है भाई। तो ये जो है ना, आप अब घर से निकलोगे, आपको डिपोर्ट कर दिया गया है और ऑलरेडी आप पे कर्जे का बोझ है, और ऊपर से आप अपने जितने भी नेबरहुड में लोग हैं या गांव के लोग हैं या जितने जानने सब जानते वाले, हैं डिपोर्ट है। उनकी नज़रों में आप देख रहे होंगे, और आप कई, वो चाहे सोचे ना सोचे, आपके मन में वो चीज़ चलती रहेगी कि यार ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो वो जो मेंटल हेल्थ है, मुझे लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को उस और भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कोई ऐसे गलत कदम लड़के ना उठा गलत ले। कदम ना उठा लें जो बाद में कि हम लोग पछतावे की ओर ही फिर आगे बढ़ता है आदमी। तो इसी ये तरह चीज़ है जी। निखिल, और सॉरी मैं थोड़ा क्योंकि भावुक हो गया हूं, तो मैं थोड़ी एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे डंकी रूट को लेकर। तो डंकी रूट भी हम लोगों को समझना चाहिए कि ये लड़के कितनी दिक्कतों से होकर गुजरते हैं। आप अगर डंकी रूट की बात करें तो सबसे पहला डंकी रूट है, सबसे आसान, कनाडा। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बॉर्डर लगता है। होता क्या है, यहाँ के जो एजेंट होते हैं वो 70 से 80 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उसमें किया क्या जाता है, कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, फेक यूनिवर्सिटीज़, उनसे उनको एक स्टडी वीज़ा दिलवाया जाता है। उस स्टडी वीज़ा के ज़रिए लड़कों को कनाडा भेजा जाता है, और कनाडा से फिर वो लड़के बाय लैंड, यानी कि चलते हुए जो भी रूट उनका रहता होगा उसके ज़रिए वो बहुत दिक्कतों को, क्योंकि कनाडा का वेदर कोई आसान वेदर नहीं है। आप सोचिए, ठंड में जमा देने वाली -45 डिग्री ठंड में जंगलों से कनाडा के होते हुए लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं सीमाओं में। तो ये बहुत टफ काम है, लेकिन उसके लिए लेकिन ये एक रूट है जिसके ज़रिए लड़के जाते हैं, और वो ये प्राइस पे करने के लिए तैयार है। और उसके बाद एक रूट जो है वो आता है तुर्की के ज़रिए, कि यहाँ से क्या होता है कि जो एजेंट होते हैं वो तुर्की का एक वीज़ा लगवा देते हैं, जो ई वीज़ा होता है तुर्की का, आसानी से मिल जाता है, 90 दिन का या 6 महीने का। उसमें क्या होता है, आप घूमने के तौर पर वो वीज़ा लेते हैं। 90 दिन तक जो लड़के या जो भी यहाँ से जाना चाहता है उनको तुर्की में रखा जाता है। फिर तुर्की से उनको मैक्सिको भेजा जाता है। फिर मैक्सिको से वो वहाँ के जंगलों से होते हुए, हार्श कंडीशन से होते हुए पहुंचते हैं अमेरिका के बॉर्डर पर, जहां से वो एंटर करते हैं। अब मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल भी देता हूं। करनाल का लड़का है आकाश, वो काफ़ी वायरल हो रही हैं उसकी वीडियोस। उस लड़के ने वीडियोस तक बनाए हैं अपने, ठीक है ना, कि जब वो पनामा के जंगलों से होते हुए गुजर रहा था तो उसने वो वीडियोस बनाकर कि कितनी हार्श कंडीशन से वो निकल के जा रहा है अमेरिका की तरफ, वो अपनी फैमिली को भेजे हुए हैं। तो जो ट्विटर पे काफ़ी वायरल है, एक्स पे अगर मैं बोलूँ तो वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं अभी। उसमें अब जिन लोगों को नहीं पता, पनामा जो है वो साउथ अमेरिका को जोड़ता है मैक्सिको के साथ, और मैक्सिको आगे जुड़ता है अमेरिका के साथ। तो पनामा बीच में एक छोटा सा स्ट्रेच है, लेकिन उसके जंगलों से निकलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस रहती हैं। तो वो लड़का वहाँ से गुजर रहा है, उस वीडियो में दिख रहा है कि लोग जंगलों में अपने बच्चों के साथ हैं, गंदे पानी में बैठे हुए हैं, नहा रहे हैं, किसी तरह से टेंट लगे हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं। और ये पूरी जर्नी तय करने में उन्हें कम से कम 30 से 40 दिन, कभी कभार महीनों लग जाते हैं, तब जाके वो वहाँ पहुँचते हैं। और सोचिए, वो लड़का वहाँ पहुँचा और उसी वक्त वो गिरफ्तार हुआ और वापस वहीं आ गया जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो ये जो डंकी रूट है, ये अपने आप में नरक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि लोग ये प्राइस भी पे करने को तैयार है कि लाखों रुपया देने के बाद वो इन हार्श कंडीशन से होकर गुजर कर भी अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो लगता है सरकारों को एड्रेस करनी चाहिए, बिल्कुल। और सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी काउंसलिंग हो सकती है, किस तरह से इन लड़कों को इन ऐसे जो 2 नंबर के रूट से उनको लेने से रोका जाना चाहिए, ताकि इस तरह की एक तो ह्यूमिलिएशन उनको दोबारा ना झेलनी पड़े, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो शारीरिक हो। और दूसरी चीज़, एक तरह से हिंदुस्तान के लिए भी ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि Right. वहाँ से उनके लोगों को डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है। अभी जो हम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, 18,000 लोग आएंगे, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। अभी तक तो ये सिर्फ 2-3 ही जहाज़ आए हैं, अभी 18,000 का नंबर है। पता नहीं ये जहाज़ कितने और आने वाले हैं, कैसी कंडीशन में लोग आने वाले हैं, कौन कौन होंगे, कहाँ से होंगे। और इस नंबर में जो चौंकाने वाला आंकड़ा वो ये है कि 5,000 के करीब लोग हरियाणा से हैं सिर्फ। तो सोचिए पंजाब का नंबर कितना होगा। पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात, मतलब जो ये जो
एक ह्यूमन जो हमारी इमेजिनेशन है उसके अंदर जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, है ना, पंजाब को एक प्रॉस्परस स्टेट माना जाता है, हरियाणा को एक प्रॉस्परस स्टेट माना जाता है, गुजरात की ऐसा माना जाता है कि इन स्टेट्स ने मेहनत की है, ये किस तरह आ गया है। पंजाब का अभी कुछ दिनों से खराब चल रहा है बजट वगैरह का मसला, लेकिन पंजाब एक समय पे रिचेस्ट स्टेट था। गुजरात सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वाला स्टेट है। हरियाणा जो दिल्ली एनसीआर की जो ग्रोथ है उसका एक बड़ा फायदा उसको मिला है, ऐसा मान के चलते हैं। प्रॉपर्टी के रेट हो चाहे, एक हरियाणा ने भी एक अच्छी ग्रोथ शो की है। और वहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, ये सबके लिए सोचने का विषय है। हमने आपको यहाँ से तो ये सारी जानकारियाँ अध्ययन करके बताई हैं। हमारी बहुत जल्द कोशिश ये भी है कि हम फील्ड पे उतरें और पंजाब का जो ये दर्द है, जो पंजाब की टीस है, उसको हम अपने कैमरे पे डॉक्यूमेंट करके लेके आए आपके लिए। आप वो भी देखिएगा। वो सारे प्रेजेंटेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गांव के साथ। शुक्रिया।